आपने अक्सर फौजी एहलकारों को येलो, ग्रीन या लाइट ब्राउन कलर की वर्दियां पहने हुए देखा होगा। इस तरह की वर्दियां पहनने का मकसद अपने आप को इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक ढालना है, ताकि वो बआसानी माहौल के साथ घुल मिल सकें और दूर से पहचाने ना जा सकें। क्योंकि आजकल के जमाने में जंगों में अफरादी कुव्वत से ज्यादा जहाजों, टैंकों और इस तरह की बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इनको भी कैमोफ्लेज करने की जरूरत महसूस की जाने लगी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी असल में ऐसी ही बड़ी बड़ी मशीनों को कैमोफ्लेज करने का नाम है। दुनिया में सबसे पहले जहाजों को कैमोफ्लेज करने के मंसूबे पर जंगे अजीम अव्वल के दौरान जर्मनी ने अमल किया, लेकिन वो इसमें खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल ना कर सके। दुनिया का सबसे पहला ऑपरेशनल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अमेरिका की जानिब से बनाया गया, जो F117 के नाम से जाना जाता है, और ये जहाज इराक की जंग में हिस्सा भी ले चुका है। साल 1935 में पहला रडार इजाद हुआ और साल 1940 से अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम ने फौजी मकासद के लिए रडार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रडार के इजाद से पहले आने वाले जहाजों का सुराग कुछ इस तरह लगाया जाता था। रडार हवा में रेडियो वेव्स भेजता है, जो कि आने वाले जहाज से टकराकर वापस रडार की तरफ आती हैं, और इससे आने वाले जहाज की हैयत के बारे में पता चल जाता है। मौजूदा जमाने में पाए जाने वाले स्टेल्थ एयरक्राफ्ट इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि यही रेडियो वेव्स जब उनसे टकराती हैं तो वो रडार के पास वापस जाने की बजाय दूसरी मुख्तलिफ डायरेक्शन में मुड़ जाती हैं, या फिर जहाजों को इस तरह के मटेरियल से पेंट किया जाता है कि वो इन आने वाली रेडियो वेव्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और रेडियो वेव्स वापस ना लौटने की वजह से आने वाले जहाज के बारे में पता नहीं चल पाता। इसी वजह से स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को लो ऑब्जर्वेबल टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस जहाजों को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, जिसका मतलब है 5वीं पीढ़ी के जहाज। 5वीं पीढ़ी के जहाज इस वक्त सबसे ज्यादा जदीद तरीन जहाज माने जाते हैं और इससे पहले बनाए जाने वाले तमाम जहाजों से ज्यादा खसूसियात के हामिल हैं। जो चीजें एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट से मुख्तलिफ बनाती हैं, उनमें इंटरनली फ्यूल एंड वेपन कैरिंग कैपेसिटी है। जहाज के एयर फ्रेम में ऐसे कंपोजिट मटेरियल्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल है जो कि रडार वेव्स को एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। इन जहाजों को मजीद स्टेल्थी बनाने के लिए इनके ऊपर रैम कोटिंग की जाती है। रैम का मतलब रेडिएशन एब्जॉर्बेंट मटेरियल है। इसके अलावा इन जहाजों के एयर फ्रेम को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ये आने वाली रेडियो वेव्स और मुख्तलिफ किस्म के फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन रडार से बच सकें। इनके इंजन को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो मिनिमम हीट रिलीज करे, ताकि जहाज का IR सिग्नेचर भी कम हो और इंफ्रारेड सीकिंग मिसाइल से भी बचाया जा सके। इसके साथ साथ जहाज के इंजन को कम से कम आवाज पैदा करने वाला बनाया जाता है, ताकि वो रडार वार्निंग रिसीवर्स जो के करीब आने वाले जहाज की आवाज और उससे खारिज होने वाली गर्मी से उसकी मौजूदगी का एहसास कर लेते हैं, से बच सके। किसी जहाज को स्टेल्थ बनाने का मकसद उसका रडार क्रॉस सेक्शन यानी कि RCS कम करना होता है। रडार क्रॉस सेक्शन या फिर RCS का मतलब होता है कि जहाज रडार पर कितना बड़ा या कितने वाजिया तरीके से नजर आता है, और जहाज जितना बड़ा या जितना वाजिया नजर आएगा उसे पहचान पाना और उसकी सही लोकेशन के बारे में पता लगा पाना उतना ही आसान हो जाएगा। इस वक्त पाए जाने वाले 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट यानी कि MiG-29 का RCS 5 मीटर स्क्वायर है। इसी तरह F-16 का RCS 2 मीटर स्क्वायर है, और इसी तरह अमेरिकन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट यानी कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का RCS इस जहाज को बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन के मुताबिक 0.0002 से लेकर 0.005 मीटर स्क्वायर तक है, और ये साइज कॉमन फ्लाई यानी कि घरों में उड़ने वाली मक्खियों के बराबर है। और इसी तरह अमेरिका के बनाए हुए जदीद तरीन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट F-35 का रडार क्रॉस सेक्शन 0.0015 मीटर स्क्वायर है, जो कि इसको बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने साल 2000 में शाया किया था। अमेरिका की जानिब से इसराइल को दिए जाने वाले F-35 शाम और इराक के खिलाफ कार्रवाइयां कर चुके हैं, और इन कार्रवाइयों के दौरान शाम और इराक में लगाए जाने वाले रशियन S-300 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स इन जहाजों को डिटेक्ट करने में बिल्कुल ही नाकाम रहे थे। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का काम दुश्मन को खबर दिए बगैर अपना मिशन पूरा करना होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट ही नहीं किया जा सकता। एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को तब डिटेक्ट किया जा सकता है जब वो रडार के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाए, जब वो रडार के इतना करीब पहुंच जाए कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन ज्यादा बड़ा नजर आने लगे। इन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का काम दुश्मन को बेखबरी में मारना होता है। ये जहाज दुश्मन के तमाम रडार से बचकर अपना मिशन पूरा करके बाहिफाजत वापस लौटने की सलाहियत रखते हैं। इसे बनाने का मकसद खालिसन हिट एंड रन अटैक्स, BVR रेंज से एनिमी फाइटर्स को टारगेट करना और राइवल कंट्रीज में विदाउट डिटेक्शन घुसकर रडार साइट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स वगैरह पर अटैक करना है।
साल 2017 में बेचे जाने वाले F-16 के लेटेस्ट मॉडल की कीमत $35 मिलियन पर एयरक्राफ्ट थी, जबकि इसके मुकाबले में एक F-22 रैप्टर जो कि एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है की कीमत $150 मिलियन तक है, क्योंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी अभी तक एवोल्यूशन के मराहिल में है और हर नए बनाए जाने वाले जहाज को टेस्टिंग के मुख्तलिफ मराहिल से गुजारना पड़ता है। एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट के मुकाबले में एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को कई बार टेस्ट करना पड़ता है। 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और इन पर पेंट किया जाने वाला रैम यानी कि रेडिएशन एब्जॉर्बेंट मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से शुरू किए जाने वाले F-22 रैप्टर प्रोग्राम की मुकम्मल लागत $67 बिलियन थी, जिसमें से $34 बिलियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल हुए और इसके मुकाबले में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC जैसे बड़े प्रोजेक्ट की मुकम्मल लागत $64 बिलियन है और इन $67 बिलियन के इवज़ सिर्फ 150 के करीब F-22 जहाज बनाए जा सके हैं। F-22 के बाद बनाए जाने वाले अगले अमेरिकन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट F-35 को बनाने में 8 ममालिक ने हिस्सा लिया, जिनमें अमेरिका, इंग्लैंड, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, इटली, नीदरलैंड्स, कनाडा, नॉर्वे जैसे ममालिक शामिल हैं और साल 2044 तक इस प्रोजेक्ट की कीमत $430 बिलियन हो जाएगी, जो कि पहले शुरू किए जाने वाले F-22 से भी कई गुना ज़्यादा है। इसी तरह रशिया ने भी अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट FGFA प्रोग्राम शुरू किया, जो कि बार बार तखीर का शिकार होता रहा और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत थी। इसीलिए रशिया को भारत को भी अपने साथ मिलाना पड़ा। तो ये कहा जा सकता है कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी अभी तक एवॉल्विंग है और इनका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इन पर आने वाली लागत भी काफ़ी ज़्यादा है। 29 जुलाई 2020 को इंडिया को राफेल जेट्स मिलने के बाद से राफेल इंडियन एयरफोर्स का सबसे ज़्यादा पावरफुल और कैपेबल प्लेटफॉर्म बन गया है और रिसेंट इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ के बाद से राफेल को चाइनीज़ लेटेस्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ कंपेयर किया जा रहा है। वीडियो के इस पार्ट में हम देखेंगे कि अगर किसी भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में चाइनीज़ J-20 और इंडियन राफेल एयर टू एयर कॉम्बैट सिनेरियो में आमने सामने आते हैं तो कौन सा जहाज बाजी ले जाएगा। दुनिया का पहला BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल 1960s में ऑपरेशनल हो चुका था। इस वक्त चाइनीज J-20 और इंडियन राफेल जेट्स दोनों BVR मिसाइल के साथ इक्विप्ड हैं और बहुत से ऑथेंटिक न्यूज़ सोर्सेज और एनालिस्ट का कहना है कि चाइनीज J-20 एक इंटरसेप्टर या फिर हिट एंड रन एयरक्राफ्ट है और इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर चाइनीज J-20 एक इंटरसेप्टर है तो एयर टू एयर कॉम्बैट में वो इंडियन राफेल को कितना टफ टाइम दे सकता है। इंडिया को मिलने वाले राफेल जेट माइका, मीटियोर एंड मैजिक एयर टू एयर मिसाइल से इक्विप्ड हैं और इनमें से मीटियोर AIM-120D जो कि अमेरिकन एमराम मिसाइल सीरीज का लेटेस्ट BVR मिसाइल है को अपनी परफॉर्मेंस, स्पीड और रेंज में टक्कर देता है। इसी तरह चाइनीज J-20 PL-9, PL-12, PL-15, PL-21, PLXX और PL-10 एयर टू एयर मिसाइल्स के साथ इक्विप्ड है। अगर राफेल और चाइनीज J-20 BVR टू BVR इंगेजमेंट की तरफ जाते हैं तो राफेल मोस्ट लाइकली अपना मीटियोर और चाइनीज J-20 अपना PL-15 मिसाइल यूज़ करेंगे, क्योंकि चाइनीज J-20 एक स्टेल्थ और लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट है, इसलिए इस BVR टू BVR फाइट में J-20 के पास एक फेवरेबल एज होगा। एक इंडियन राफेल जो ग्राउंड रडार या फिर एवैक एयरक्राफ्ट से डिटेक्ट हो चुका है वो 100 या 50 किलोमीटर पहले ही J-20 एयरक्राफ्ट के रडार पर नज़र आ जाएगा, लेकिन राफेल J-20 एयरक्राफ्ट को उस वक्त तक डिटेक्ट नहीं कर सकता जब तक कि वो 10 या 30 किलोमीटर यानी विद इन विजुअल रेंज पहुँच ना जाए और J-20 का पायलट बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि वो राफेल जैसे कैपेबल एयरक्राफ्ट के साथ डॉग फाइट में उलझे। एक एयरक्राफ्ट पर रडार लॉक अचीव करने के लिए एक सिग्निफिकेंट रडार सिग्नेचर चाहिए होता है कि जहाज़ का रडार पर नज़र आने वाला साइज़ कम से कम इतना होना चाहिए कि मिसाइल को उस पर लॉक किया जा सके। चाइनीज़ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट क्योंकि एक स्टेल्थ भी है, सुपर मैनूवरेबल और सुपरसोनिक भी है, इसलिए उसे रडार पर लॉक करना इंतहाई मुश्किल है और बिलफर्ज अगर कोई राफेल जेट एक J-20 को रडार लॉक भी कर लेता है तब भी राफेल के मीटियोर मिसाइल्स J-20 के लिए नो एस्केप जोन नहीं बना सकते। J-20 क्योंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है इसलिए मीटियोर मिसाइल से बचने के लिए दूर जाने की कोशिश करेगा और क्योंकि वो पहले ही लो ऑब्जर्वेबल है और साथ ही साथ वो दूर भी जा रहा होगा इसलिए उसका रडार सिग्नेचर एक्सपोनेंशियली कम होगा और रडार सिग्नेचर एक्सपोनेंशियली कम होने का मतलब है कि विद इन फ्यू मिनट्स मीटियोर मिसाइल अपना टारगेट खो देगा और टारगेट ना मिलने की वजह से फायर किया हुआ मीटियोर मिसाइल वेस्ट हो जाएगा। एक स्टेल्थी एयरक्राफ्ट होने के साथ साथ चाइनीज J-20 इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, रडार जैमिंग कैपेबिलिटीज़,
बेस्ट सिचुएशनल अवेयरनेस, इंटीग्रेटेड सेंसर एंड सिचुएशनल अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग थ्रू डाटा लिंक विद ग्राउंड एंड एयर एसेट्स जैसी टेक्नोलॉजीज के साथ भी इक्विप्ड है। A-20 एयरक्राफ्ट PL-12, PL-15 और PL-21 जैसे BVR मिसाइल से इक्विप्ड है। सबसे पहले PL-12 की बात कर लेते हैं। PL-12 BVR मिसाइल की रेंज अप टू 100 किलोमीटर्स है और ये अमेरिकन AIM-120C के साथ कंपेरेबल है। इसी तरह J-20 PL-15 मिसाइल जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक बताई जा रही है भी फायर कर सकता है, लेकिन PL-15 मिसाइल बड़े और स्लो मूविंग टारगेट्स के लिए है। इसका मतलब है कि वो राफेल जैसे छोटे और फास्ट मूविंग टारगेट को नहीं कर सकता, लेकिन PL-15 मिसाइल सपोर्ट एयरक्राफ्ट जिनमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट और रडार जैमिंग एयरक्राफ्ट को हिट कर सकता है। इसी तरह तीसरा मिसाइल PL-21 BVR मिसाइल है जिसकी रेंज अप टू 400 किलोमीटर्स बताई जा रही है। ये मिसाइल 2012 में टेस्टिंग के मराहिल से गुजर चुका है और इस वक्त तक कम्प्लीटली ऑपरेशनल हो चुका है और चाइनीज़ मीडिया सोर्सेज के मुताबिक ये मिसाइल मीटियोर MBDA के सिमिलर है और उसके जितना कैपेबल है। J-20 की तरफ से फायर होने वाले PL-21, PL-15 या PL-12 मिसाइल को काउंटर करने के लिए राफेल जेट स्पेक्ट्रा यानी कि सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट टू काउंटर थ्रेट्स फॉर राफेल एयरक्राफ्ट के साथ इक्विप्ड है। ये सिस्टम आने वाले मिसाइल्स को और एरियल थ्रेट्स को डिटेक्ट कर सकता है, उनको जैम करने की कैपेबिलिटी रखता है और एयरक्राफ्ट का एक इलेक्ट्रॉनिकली डेकोय बना सकता है जिसको आने वाला मिसाइल एक्चुअल राफेल जेट समझकर फॉलो करेगा और इतनी देर में राफेल थ्रेट एरिया और आने वाले मिसाइल के नो एस्केप जोन से एस्केप कर चुका होगा। BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज फाइट में जो एयरक्राफ्ट पहले डिटेक्ट हो जाता है उसके पहले हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इसके अलावा सर्विस सीलिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सर्विस सीलिंग का मतलब होता है कि एक जहाज़ ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बुलंदी पर फ्लाई कर सकता है। इन दोनों ही एस्पेक्ट्स में चाइनीज़ J-20 इंडियन राफेल को इफेक्टिवली काउंटर कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स की जानिब से चाइनीज़ J-20 एयरक्राफ्ट के स्टेल्थी होने पर कई बार शक का इजहार किया गया है और इंडियन एयरफोर्स के वेटरन्स का कहना है कि इंडियन Su-30 MKIs ने कई बार चाइनीज़ J-20 एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट किया है। इसके जवाब में चाइनीज़ गवर्नमेंट की मीडिया कंपनी ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि चाइनीज़ J-20 ड्यूरिंग पेट्रोलिंग अपनी फुल स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ का इस्तेमाल नहीं करते और ऐसा वो एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए करते हैं, यानी कोई और चाइनीज़ जेट या फिर कोई चाइनीज़ ग्राउंड बेस्ड रडार स्टेशन उसे एनिमी इंट्रूडर एयरक्राफ्ट ना समझ ले। 2009 में UAE में होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान एक फ्रेंच राफेल ने एक अमेरिकन F-22 रैप्टर को ट्रैक और टारगेट किया था। J-20 और राफेल का कंपैरिजन करते हुए ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि J-20 का डिज़ाइन बहुत हद तक F-22 से मिलता है और चाइनीज़ गवर्नमेंट पे ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि उन्होंने अमेरिकन सर्वर से F-22 का डाटा चुराया है और उस चुराए हुए डाटा को इस्तेमाल करते हुए J-20 को डिज़ाइन किया गया है। इसी तरह जून 2012 में होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान जर्मन यूरोफाइटर टाइफून्स भी F-22 को ट्रैक एंड टारगेट करने में कामयाब हुए थे। जर्मन एयरफोर्स के मेजर मार्क रुएनी ने बताया कि उन्होंने F-22 को शूट करने के लिए ये पॉलिसी बनाई थी कि जितना हो सके उसके उतना ज़्यादा से ज़्यादा करीब पहुंचा जाए और F-22 के साथ विद इन विजुअल रेंज में मुकाबला किया जाए। इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि F-22 एक हाई स्पीड हाई एल्टीट्यूड फाइटर है और इसका हाई टेक लॉन्ग रेंज रडार आने वाले थ्रेट्स को काफ़ी दूर से ट्रैक एंड टारगेट करने की सलाहियत रखता है, लेकिन क्लोज रेंज में यानी विद इन विजुअल रेंज फाइट में F-20 का हैवी वेट और इसका इंटरनली वेपन्स और फ्यूल कैरी करना इसके लिए डिसएडवांटेजेस है और इसीलिए उन्होंने F-22 को विद इन विजुअल रेंज में मुकाबला करने का फैसला किया। और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि US एयरफोर्स के लिए ये बात कोई नई नहीं थी कि जर्मन टाइफून्स और फ्रेंच राफेल ने F-22 रैप्टर को कामयाबी से निशाना बनाया था, बल्कि इससे पहले अमेरिकन एयरफोर्स के डिफरेंट स्क्वाड्रंस के दरमियान होने वाली एक्सरसाइजेज में F-16 भी F-22 को टारगेट कर चुके थे। मिलिट्री एक्सरसाइजेज में जब दो फाइटर एयरक्राफ्ट आमने सामने आते हैं तो उन्हें प्री प्लान्ड कंडीशंस को फॉलो करना होता है और यह भी मुमकिन है कि F-22 अपने सीक्रेट्स को बचाने के लिए अपनी फुल कैपेबिलिटीज़ यूज़ ना कर रहा हो। यह भी मुमकिन है कि होने वाली फाइट विद इन विजुअल रेंज में हुई हो, ना कि BVR में। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी मोर देन कैपेबल 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को विद इन विजुअल रेंज में डिटेक्ट एंड टारगेट करना इंतहाई आसान है, लेकिन अमेरिका और दूसरे तमाम ममालिक ने बिलियंस ऑफ डॉलर इसलिए नहीं खर्च किए कि उसके क्वार्टर से भी कम कीमत में तैयार होने वाला जहाज उनको बआसानी शूट कर दे। और अगर सिर्फ J-20 की बात की जाए तो डॉग फाइट और विद इन विजुअल रेंज फाइट के लिए इस्तेमाल होने वाली कैनन यानी गन्स
से J-20 को इक्विप ही नहीं किया गया। यानी चाइनीज मिलिट्री J-20 को विद इन विजुअल रेंज फाइट और डॉग फाइट्स में इस्तेमाल करने के लिए प्लान ही नहीं कर रही।